समीना रास्ते में रुक रुक कर फूल तोड़ रही थी। दरिया तक पहुंचते उसने खासा बड़ा गुलदस्ता बना लिया था। दरिया का शफाफ पानी आईने की तरह धूप में चमक रहा था। इस जगह पर दरिया अगरचे खासा गहरा था, लेकिन पानी शफाफ होने की वजह से नीचे बड़े बड़े पत्थर साफ नजर आ रहे थे। कभी कभी कोई मछली भी तैरती हुई नजर आ जाती, लेकिन जब समीना ने गौर से देखा तो पता चला कि यहाँ मछलियां भी बड़ी तादाद में मौजूद थी। दरिया का बहाव खासा तेज था। समीना ने हाथ में पकड़ा हुआ गुलदस्ता दरिया में उछाल दिया। फूल पानी में बिखर गए और तेज रफ्तार पानी के साथ तैरते हुए बहुत जल्द निगाहों से ओझल हो गए। समीना ने पैरों से जोगर उतार ली और किनारे के एक पत्थर पर बैठकर पैर पानी में लटका लिए, लेकिन दूसरे इला में उसने बड़ी तेजी से पैर बाहर खींच लिए। क्या हुआ? नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। बहुत ठंडा पानी है, समीना बोली। कुछ देर बाद उसने पैर दोबारा पानी में लटका दिए और आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगी। पानी वाकई बहुत ठंडा था। इस वक्त चंद फुट के फासले पर नौलखा भी पानी पैर में लटका कर बैठ गया। ये रूह कितने खुशकिस्मत है समीना बीबी, नौलखा उसकी तरफ देखते हुए बोला। ठंडा मीठा और शफाफ पानी, पुरसुकून बहाव और आलूदगी से पाक फिजा, ताजा हवा। शहर में रहने वालों को ये सब कुछ कहाँ नसीब होता है। खुदा ने इंसान के लिए बड़ी नेमतें पैदा की हैं, समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा। लेकिन इंसान ही नाशुक्र है, इसने तभी नेमतों पर खुदा का शुक्र अदा नहीं किया और हवस में कभी कमी नहीं आने दी। ये तो तुम ठीक ही कहती हो समीना बीबी, नौलखा बोला। समीना इधर उधर देखने लगी। दरिया के दूसरी तरफ छोटी छोटी पहाड़ियों पर बने हुए मकान बड़े भले लग रहे थे। दाईं तरफ कुछ फासले पर शहर की आबादी शुरू होती थी, लेकिन यहाँ से पूरा शहर नजर नहीं आ रहा था। वो तकरीबन आधा घंटा वहां बैठे, फिर इशारे की आवाज सुनकर चौंक गए। समीना ने मुड़कर देखा, मकान के बरामदे से जरा आगे शारक खड़ा हाथ के इशारे से उन्हें बुला रहा था। समीना खड़ी हो गई। उसने जीन्स के पांचे पिघलियों तक मोड़ रखे थे। उसने एक हाथ में अपने जोगर्स उठा लिए और नौलखे को इशारा करते हुए बुलंद पर चढ़ने लगी। बोला का भी उसके पीछे ही था। उसने भी अपने मोकेशन हाथ में पकड़ रखे थे। जब वो दो काटेंगे में वापस पहुंचे तो बड़े कमरे में दरी पर दस्तरख्वान बिछा हुआ था। खाने में सिर्फ मछली फ्राई थी, जिसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। समीना ने मकान में दाखिल होने से पहले अपनी जीन्स के पांचे सीधे कर लिए थे। मछली वाकई लजीज थी। इसमें फ्राई करने वाले का भी कमाल था। इससे अंदाजा हुआ कि तूर खान वाकई लजीज खाने तैयार कर सकता था। मछली खाने के बाद सब्ज कहवे का दौर चला और फिर गुलरहमान अपनी जगह से उठ गया। वो शारक की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग उम्र के साथ शहर वापस चले जाओ शारक बाबू, और शाम से पहले पहले अपना सामान लेकर यहाँ आ जाओ। रेस्ट हाउस वालों से कह देना कि तुम्हें एक कार्टेज किराए पर मिल गया है। तुम्हारे आने से पहले तूर खान भी राशन और दीगर जरूरी सामान लेकर यहाँ वापस आ जाएगा। तुम लोग यहाँ आजादी से घूम फिर सकते हो, लेकिन पहाड़ी में ज्यादा दूर नहीं जाना। एक तो रास्ता भटक जाने का अंदेशा है, और दूसरे वो खामोश होकर मैंने खेज जगहों से समीना की तरफ देखने लगा। मुतमईन हो गुलरहमान, समीना उसका मतलब समझते हुए बोली। हम तुम्हारी हदायत पर पूरा पूरा अमल करेंगे, इसी में तुम्हारा फायदा है। गुलरहमान ने कहते हुए अपने साथियों को इशारा किया। वो सब लोग उसी वक्त बरामदे में खड़े थे। तूर खान ने काटेज को ताला लगाकर गुच्छे में से एक चाबी निकालकर इशारे के हवाले कर दी और गुच्छा अपनी जेब में डाल दिया। हम लोग रस्से भरे पुल की तरफ जा रहे हैं, तुम लोग दरिया की तरफ चले जाओ। वो रास्ता निस्बतन करीब ही है और आसान भी। वापसी पर भी उसी रास्ते से आ जाना। गुलरहमान ने इशारे की तरफ देखते हुए था और तूर खान वगैरह के साथ उस चट्टान की तरफ चलने लगा, जिसके दूसरी तरफ नदी पर रस्सों का पुल था। उसके तकरीबन आधे घंटे बाद शारक वगैरह भी रवाना हो गए। उनका रुख दरिया की तरफ था। बुलान की इख्तिताम पर वो दरिया के साथ चलते रहे। दरिया बलकाता हुआ बह रहा था। उनके और शहर के दरमियान चट्टानें हायल थी। वो जैसे ही दरिया के साथ घूमकर दूसरी तरफ आए, उन्हें शहर दिखाई देने लगा। मजीद आधे घंटे बाद वो शहर पहुंच गए। बड़ी रौनक शहर में अंदरूनी मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी सियाहों के अलावा गैर मुल्की सियाह भी बड़ी तादाद में नजर आ रहे थे। गैर मुल्की औरतों के लिबास ज़ाहिर वैसे ही थे जो हमारे माशरे में बायसे शर्म समझे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऊंची सोसाइटी में इस लिबास को फैशन समझकर अपना लिया गया है। समीना को बहुत सी ऐसी पाकिस्तानी खवातीन भी नजर आई जिन्होंने पैंट शर्ट पहन रखी थी। वो कुछ देर तक बाजारों में टहलते रहे, फिर रेस्ट हाउस में वापस आ गए। शारिद ने आती रेस्ट हाउस के मैनेजर को बता दिया कि उन्हें एक काटेज किराए पर मिल गया है, इसलिए वो 6 बजे के लगभग रेस्ट हाउस छोड़ देंगे। समीना थक गई थी। वो कमरे में दाखिल होते ही बेड पर ढेर हो गई। शारिद और नौलखा कुर्सियों पर बैठ गए। 5 बजे वो रवानगी की तैयारियां करने लगे। समीना ने बिखरे हुए कपड़े समेटकर बैग में ठूंस लिए और 6 बजे से पहले वो रेस्ट हाउस से निकल आए। इस वक्त सूरज मगरबी पहाड़ियों की तरफ झुक रहा था। ये लोग बाजार से होते हुए दरिया की तरफ चलने लगे। अगर इन्हें ये इल्म होता कि पहाड़ी इलाकों में शाम जल्दी हो जाती है, तो ये लोग 1 घंटा पहले ही रेस्ट हाउस से निकल आते। जब वो बाजार से बाहर निकले तो सूरज गुरूब हो चुका था और शाम बड़ी तेजी से फैल रही थी। पहाड़ी इलाकों में रात की तारीकी में चलना खतरे से खाली नहीं था। इनके पास कोई टाश भी नहीं थी, लेकिन यह भी गनीमत था कि वो लोग जिस रास्ते से आए थे उस तरफ ज्यादा नशीबो फराद नहीं थे।
वो लोग बढ़ते हुए अंधेरे में तेज तेज कदम उठाते हुए चलते रहे और बिलाकर एक जगह रुक गए। बाईं तरफ बुलंदी पर एक जगह रोशनी नजर आ रही थी। मेरा ख्याल है वो हमारा ही कॉटेज है, शमीना ने उस तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, शारिक ने जवाब दिया। वो दरिया से हटकर ढलान पर चढ़ने लगे। वो कॉटेज तकरीबन 300 फुट की बुलंदी पर था। वहां तक पहुंचते हुए शमीना खाम गई। बरामदे में मेल पर पेट्रोमैक्स रखा हुआ था, लेकिन तूर खान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शारिक ने एक दो आवाजें भी दी और फिर अचानक ही तूर खान तारीकी से निकलकर सामने आ गया। तूर खान ने उनका सामान उठाकर कमरे में पहुंचा दिया और खुद बावर्ची खाने में घुस गया। वो नका और शारिक बरामदे में ही कुर्सियों पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद शमीना उठकर अंदर आ गई। उनके बैग बड़े कमरे में रखे हुए थे। एक कोने में कैरोसिन लैंप जल रहा था। दूसरे दोनों कमरों के दरवाजे खुले हुए थे और उन कमरों में भी कैरोसिन लैंप जल रहे थे। शमीना ने बैग को बेड पर रखकर खोला और स्लीपिंग सूट निकाल लिया। यह स्लीपिंग सूट भी पजामे और बू शर्ट पर मुश्तमिल था। उसने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली और अपनी टी शर्ट उतारना ही चाहती थी कि उसकी नजर कभी खिड़की की तरफ उठ गई। उसने आगे बढ़कर खिड़की बंद कर दी। उसमें शीशे लगे हुए थे, लेकिन पर्दे नाम की कोई चीज नहीं थी। माइज तारीकी थी, लेकिन कमरे में लैंप की रोशनी थी। शमीना की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सूरत में लिबास किस तरह तब्दील करे। यह सीधी सी बात थी। उसके ज़हन में नहीं आई कि बैग से कोई कपड़ा निकालकर या बिस्तर की चादर उठाकर खिड़की पर डाल दे। अलबत्ता उसने लैंप की रोशनी कम कर दी और एक तरफ होकर शर्ट उतारने लगी। उसने टी शर्ट उतार कर बेड पर फेंक दी और झुक कर बू शर्ट उठाना ही चाहती थी कि यकदम चौंक भी। उसे यूं लगा था जैसे खिड़की के बाहर कोई दबे कदमों चल रहा हो। उसने परेशान दिदाओं से उस खिड़की की तरफ देखा और एक झटके से बू शर्ट उठाकर रुख बदल कर खड़ी होगी। उसने बड़ी उजरत में बू शर्ट पहनी, बटन लगाए और लपक कर खिड़की के करीब पहुंच गई और एक झटके से खिड़की खोल दी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शमीना उसे अपना वहम समझकर दोबारा बेड के करीब आ गई। वो खिड़की के करीब बड़ी तेजी से और अचानक ही पहुंची थी। अगर वहां कोई होता तो जरूर नजर आ जाता। अगर वो भाग गया था तो उसके कदमों की आवाज ही सुनाई दे जाती, लेकिन ना तो कोई नजर आया था और ना ही किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी थी। उसने जीन्स उतार दी और पजामा पहन लिया। उतारे हुए कपड़े उसने उसी तरह पलंग पर पड़े रहने दिए और लैंप की रोशनी तेज करके दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। तकरीबन 1 घंटे बाद तूर खान ने बड़े कमरे में दरी पर दस्तरखान बिछाकर खाना लगा दिया। मुर्गा गोश्त फ्राई किया गया था और चपातियां थी। बुढ़ो खाना खाने लगे। इसी दौरान तूर खान एक तरफ बैठा रहा। शमीना ने महसूस किया था कि तूर खान अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। अचानक ही शमीना के ज़हन में यह ख्याल उभरा कि जब वो कमरे में कपड़े तब्दील कर रही थी तो बाहर से तूर खान तो नहीं झांक रहा था, लेकिन फिर यह ख्याल उसने ज़हन से झटक दिया। इसने फौरन ही खिड़की खोलकर देखा था, बाहर कोई नहीं था। मुमकिन है खुश पत्ते हवा से जमीन पर लुढ़क रही हो और वो उनकी आवाज को कदमों की आवाज समझी हो। खाने के बाद वो तो बरामदे में आकर बैठ के दरिया के उस पार पहाड़ियों पर भी कहीं कहीं बदम सी रोशनियां नजर आ रही थी। वह मुकामी बाशिंदों के मकान थे या स्याहों के काटेज और रेस्ट हाउस थे। तूर खान भी बावर्ची खाने में अपना काम खत्म करके आ गया था और राइफल कंधे पर लटकाए बरामदे के सामने घास पर बैठ गया। उनमें मुख्तलिफ मौदूआत पर बातें होती नहीं, मुंह नकाब जमाइयां लेने लगा था। शमीना ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। अभी 10:30 बजे थे, लेकिन लगता था जैसे रात आधी से ज्यादा बीत चुकी हो। मुंह नका जमाइयां लेता वो उठकर अंदर चला गया और बड़े कमरे में दरी पर ही लेट गया। शमीना और शारिक तकरीबन आधे घंटे बाद उठकर अंदर आए थे। तूर खान भी उनके साथ ही अंदर आ गया था। आप ये बाहर का दरवाजा अंदर से बंद कर लें, उसने शारिक से कहा। फिर शमीना की तरफ देखने लगा। तुम कहां सोओगे? शारिक ने पूछा। मैं बाहर ही रहूंगा, मेरा तुम लोग फिक्र ना करो, तूर खान ने जवाब दिया और बाहर निकल गया। शारिक में कॉटेज का बरकती दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया और शमीना की तरफ देखने लगा। शमीना बावर्ची खाने की तरफ चली गई थी। बावर्ची खाना पिछली तरफ था और उसका एक दरवाजा बाहर की तरफ भी खुलता था। शमीना ने वो दरवाजा भी बंद करके कुंडा लगा दिया। दोनों का खराटे ले रहा था। शमीना और शारिक कुछ देर उसकी तरफ देखते रहे, फिर सोने के लिए अलग अलग कमरों में चले गए। उन्होंने एक कमरे में सोना मुनासिब नहीं समझा था। शमीना ने अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया और आगे बढ़कर खिड़की को चेक करने लगी। खिड़की में छोटी सी चुटकी लगी हुई थी। वो चुटकी अगरचे ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए काफी थी। शमीना बिस्तर पर लेट गई। लैंप उसने बुझाया नहीं था, अलबत्ता रोशनी बहुत मदन कर दी थी। वो कुछ देर तक बिस्तर पर लेटी सामने वाली दीवार को घूरती रही और फिर उसकी आंखें बंद होने लगी। थकन की वजह से वो जल्दी नींद की आगोश में पहुंच चुकी थी। शमीना गहरी नींद में थी। अपने सीने पर बोझ महसूस करके उसने हरकत की। तो नींद में किस मजाई तो वो बोझ उसके सीने से हट गया, लेकिन चंद सेकंड बाद वो दोबारा सीने पर बोझ महसूस करने लगी। इस मरतबा उसे यूं लगा था जैसे उसके बोझ के नीचे दबी चली जा रही हो। उसका सांस घुटने लगा और फिर उसकी आंख खुल गई। बोझ अब भी उसके सीने पर मौजूद था। शमीना के दिमाग पर नींद का खुमार तारी था।
पहले तो वो ये समझी थी कि शायद वो शारिक है जो अपने बिस्तर से उठकर उसके कमरे में आ गया है, लेकिन दफादन उसके दिमाग को एक झटका सा लगा। ये शारिक के हाथों का लम्स नहीं था। शारिक के हाथों के लम्स से भी वो अच्छी तरह वाकिफ थी। ये तो बड़े भाई और खुर्दे हाथ थे जो वहशियाना अंदाज में उसके जिस्म को टटोल रहे थे। समीना के दिमाग में धमाके होने लगे। कमरे में अंधेरा था और कोई आदमी उसे अपने नीचे दबाए हुए था। ए कौन हो तुम? सुटो। समीना ने उसे अपने ऊपर से धकेल दिया और उसके साथ ही उसके मुंह से गुटी बूटी सी चीख निकल दी। वो शख्स पलंग पर से कूदकर खिड़की की तरफ लपका। समीना वो कमरे के अंधेरे में एक तारीख हेबला सा हरकत करता हुआ नजर आया और फिर वो गायब हो गया। समीना एक बार फिर चीसी। चंद सेकंड बाद ही कमरे में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाया जाने लगा। उसके साथ ही शारिक की आवाज सुनाई दी, समीना दरवाजा खोलो। क्या हुआ? समीना बिस्तर पर खौफजदा सी बैठी हुई थी। वो खौफ से थर थर कांप रही थी। शारिक की आवाज सुनकर वो उछलकर बिस्तर से उतरी और दौड़कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने शारिक और नौलखा खड़े थे। समीना शारिक से लिपट दी। क्या हुआ समीना, तुम चीख क्यों रही थी? शारिक उसका कंधा सहलाते हुए बोला। मेरे कमरे में कोई मौजूद था शारिक, समीना ने इकलाते हुए जवाब दिया। शारिक ने कमरे में झांका। लैंप बुझा हुआ था, अलबत्ता बड़े कमरे में रखे हुए बेडरूमेट्स की रोशनी अंदर तक पहुंच रही थी। समीना को शारिक ने अपने से अलग किया और कमरे में दाखिल हो गया। उसी लम्हे कांटे का बाहर का दरवाजा धड़धड़ाया जाने लगा और उसके साथ ही तूर खान की आवाज सुनाई दी, शारिक भाई दरवाजा खोलो। क्या हुआ? दूल्हे ने लपतर दरवाजा खोल दिया। तूर खान अंदर आ गए। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। राइफल उसने दाएं हाथ में पकड़ी हुई थी। क्या हुआ शारिक भाई, ये शोर कैसा था? वो आगे बढ़ते हुए बोला। कोई आदमी समीना के कमरे में घुस आया था। तुम कहाँ थे? शारिक ने उसे घूरा। हम तो इधर बरामदे में सोता पड़ा था। ये नींद भी बहुत जालिम चीज है, बड़े बड़े बहादुर लोगों को बिछाड़ देता है, मगर इधर कौन आएगा? मेरा ख्याल है समीना बीबी ख्वाब में डर गया है, तूर खान ने कहा। समीना बीबी ख्वाब में नहीं डरी, कोई वाकई इसके कमरे में आया था। वो देखो खिड़की खुली हुई है, शारिक ने कहा। तूर खान ने खुली हुई खिड़की की तरफ देखा और फिर उसकी नजरें कमरे में रेंगती हुई समीना पर जम गई। दफातन उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। समीना ने उसकी नजरों का मरकज ताड़ लिया और जब उसने नजरें झुकाकर देखा तो पहली मर्तबा एहसास हुआ कि उसकी बूशर्ट के 2 बटन फूले हुए थे और सीना बरहना हो रहा था। वो जल्दी से रुख बदल कर खड़ी हो गई और बटन बंद करने लगी। समीना भी अगर ख्वाब में नहीं डरा तो इधर कौन आएगा यार? तूर खान ने शारिक की तरफ देखते हुए था। वो सकता ये खिड़की आवाज से खुल गया हो, बहुत कमजोर है ये कुंडी। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। समीना अजीब सी नजरों से उस तरफ देख रही थी। तूर खान उसे जुतलाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसने कोई ख्वाब नहीं देखा था। जो कुछ भी हुआ था ठोस हकीकत की तरह था, जिसे जुटलाया नहीं जा सकता था। कोई आदमी उसे दबोचे हुए था और जब उसकी आंख खुली तो उसके मुंह से चीख निकली थी, तो वो खिड़की से कूदकर फरार हो गया था। इसके ज़हन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि हो ना हो वो तूर खान ही था, क्योंकि तूर खान गली से अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। नहीं तूर खान, समीना उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली। कमरे में कोई मौजूद था। मेरी आंख खुल गई तो वो खिड़की से भाग गया। मैंने उसे खुद यहाँ से भागते हुए देखा। अच्छा यार मान लेता है, तूर खान ने गोया शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा। इसमें फिर कसूर बेड़ा है ना जो हम सो गया, अब नहीं सोएगा यार, पैरा देगा। तुम लोग सो जाओ, अभी इधर कोई नहीं आएगा, डरो मत, सो जाओ और ये दरवाजा खिड़की बंद कर लो। वो बाहर जाने के लिए मुड़ा तो नौनका उसके साथ ही था। तूर खान बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया और नौनकी की तरफ देखते हुए बोला, वोला का भाई वुल्लेमान को मत बताना, वरना वो मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा कि तुम ड्यूटी देने की बजाय सो गया था। फिक्र मत करो, हम गुल्लेमान को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन तुम जागते रहना। 2 लखे ने जवाब दिया और तूर खान के बाहर जाने के बाद दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया। शारिद अभी तक समीना के कमरे में मौजूद था। शारिद ने खिड़की बंद करके चुटकी लगा दी। चुटकी वाकई ही कमजोर थी और हवा के झोंके से भी खिड़की खुल सकती थी। ये खिड़की तो वाकई हवा के झोंके से भी खुल सकती है। कहीं वाकई तुमने कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देखा? शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं शारिक, समीना ने नवी में सारी लाया। मेरे कमरे में कोई मौजूद था और मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था। मुझे शुबा है कि वो तूर खान के अलावा और कोई नहीं। वो कौन से मुझे अजीब सी नजरों से घूर रहा है। बहरहाल हमें नहीं बल्कि तुम्हें मोहतात रहना पड़ेगा। बुल्लेमान ने ठीक ही कहा था कि तुम्हें लिबास के मामले में एहतियात बरतनी चाहिए। शारिक ने कहा, लेकिन मेरे पास तो सारे लिबास ऐसी हैं, प्रिंट शर्ट्स। समीना ने जवाब दिया। कल बाजार में 2-3 दुकानों पर मैंने तवातीर के मुकामी लिबास टंगे हुए देखे थे। सुबह बाजार जाकर 1-2 जोड़े खरीद लिए जाएंगे। 3 बज रहे हैं, अब तुम भी सो जाओ। शारिक ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर देखते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं इस कमरे में अकेली नहीं सोऊंगी। समीना ने कहा, मेरे कमरे में आ जाओ। शारिक ने कहा। वो दोनों शारिक वाले कमरे में आ गए। 2 लख दोबारा बड़े कमरे में दरी पर लेट गया। शारिक ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खिड़की चेक करने लगा। इस खिड़की की चुटकी जरा मजबूत थी
लेकिन पर्दा इस खिड़की पर भी मौजूद नहीं था। समीना बेड पर लेट गई। शारिब ने लैम्प की बत्ती बहुत मदम कर दी और समीना के साथ ही बेड पर लेट गया। वो दोनों कुछ देर तक धीमे लहजे में बातें करते रहे। फिर समीना की आंखें बंद होने लगी। उसने अपना एक हाथ शारिब के सीने पर रख दिया और नींद की आगोश में पहुंच गई। उन्हें वहां रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। इसी दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया था। जिस तरह समीना के साथ नाखुशगवार वाकया पेश आया और उससे अगले ही रोज उसने बाजार से 2 जोड़े कपड़े खरीद लिए थे। फराबनुमा ढीली डाली कमीज और बड़े घेर की शलवार। पहली मर्तबा समीना को इस ढीले डाले लिबास में बड़ी उलझन महसूस हुई थी, क्योंकि इस ढीले डाले लिबास में उसका सारा नुस्वानी हुस्न छुप कर रह गया था। लेकिन इसका एक फायदा जरूर हुआ था कि वो मर्दों की चुपती हुई नजरों से बच गई थी। इन 3 दिनों के दौरान गुल रहमान सिर्फ 2 मरतबा आया था। अभी तक अफगानिस्तान से मलिक फरीद खान की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला था। शमीना और शारिब वगैरह आसपास के इलाकों में घूमते रहे। नूना का कभी उनके साथ होता और कभी काटेज बाहर लेटा रहता। कुर्बा जवार के इलाकों में घूमते हुए बहुत से दूसरे सियाहों से भी इनकी मुलाकात होती ही रहती थी। वो चौथा दिन था। शाम के 5 बज रहे थे। वो लोग बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे कि गुल रहमान पहुंच गया। उसके साथ बादित खान भी था। वो रहमान आमतौर पर सुबह के वक्त यहाँ आया करता था, लेकिन आज उस वक्त आया था जब दिन ढल रहा था। वो शारिब को जमीने में देर न लगी थी कि यकीनन कोई खास बात है। वो करीब पहुंचा तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। मलिक फरीद की तरफ से सिग्नल मिल गया है। गुल रहमान ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, वो काबिल से वापस अपने ठिकाने पर पहुंच चुका है और आज रात तुम लोग भी रवाना हो रहे हो। गुड। शारिब की आंखों में चमक सी उभर आई। हकीकत ये थी कि वो सब लोग यहाँ बेकार बैठे बैठे बोर हो चुके थे, तो हमें कब रवाना होना होगा आज रात। गुल रहमान ने जवाब दिया। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बात जारी रखते हुए बोला, तुम लोग आज रात 10 बजे यहाँ से रवाना हो जाओगे। तूर खान और बालिद खान तुम्हारे साथ जाएंगे। मैं और सुरखाब खान किसी और रास्ते से निकलेंगे, लेकिन ट्रांसमीटर पर हमारा आपस में राब्ता होगा। आज रात 10 बजे। शारिब बोला। हाँ। गुल रहमान ने जवाब दिया। मेरा 2 आदमी खच्चर लेकर एक मुकर्रर मुकाम पर पहुंच जाएंगे और तुम लोग ठीक 10 बजे यहाँ से रवाना होगे। मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में वहां पहुंच जाओगे और फिर ट्रांसमीटर पर मेरा सिग्नल मिलते ही वहां से रवाना हो जाओगे। रात की आखिरी पैर तक तुम लोगों को इस वादी से निकल जाना होगा। खच्चरों पर। शमीना ने अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वहशत के तातरात उभर आए थे। हाँ, खच्चरों पर। गुल रहमान ने मुस्कुराते हुए था। कबायली औरतें खच्चरों और घोड़ों से बिल्कुल नहीं डरती। वो ज्यादातर इन्हीं जानवरों पर सफर करती हैं। अफगानिस्तान की सरहद पर दाखिल होने के बाद तुम्हें जगह जगह ऐसे खानाबदोश कबाइल मिलेंगे जो खच्चरों और घोड़ों पर सफर करते हैं। वो चल लम्हों को खामोश हुआ और सिगरेट के पैकेट से किसी कदर बड़ी 4 अंजीर डिबिया जेब से निकाल कर शारिब की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये ट्रांसमीटर है, जिससे मेरे और तुम्हारे दरमियान राब्ता रहेगा। इस ट्रांसमीटर पर 100 मील के इलाके में बात की जा सकती है। वो शारिब को ट्रांसमीटर के इस्तेमाल का तरीका समझाने लगा। रास्ते में हमें हिफाजत के लिए असले की जरूरत भी होगी। शारिब ने उससे ट्रांसमीटर लेते हुए कहा, जो आदमी खच्चर लेकर तुम्हारे मुंतजिर होंगे उनके पास असला भी मौजूद होगा जो तुम लोगों को दे दिया जाएगा। गुल रहमान ने कहा, तुम लोगों को सुबह होने से पहले पहले अली मैंगल पहुंच जाना चाहिए। फासला अगरचे ज्यादा नहीं, लेकिन तुम लोग जिस रास्ते से जाओगे वो ना सिर्फ तवील है बल्कि दुश्वार बुजार भी है। अली मैंगल अगरचे पाकिस्तानी इलाका है, वहां तक बस भी जाती है। तुम लोगों को किसी बस में भी भेजा जा सकता था, लेकिन पाकिस्तानी या रैल मुल्की सियाह उस तरफ का रुख नहीं करते। कस्बा अफगान सरहद के बहुत करीब होने की वजह से गैर मुकामी लोग न सिर्फ आसानी से नजरों में आ जाएंगे बल्कि उन पर किसी किस्म का शुबा भी किया जा सकता है। तुम लोग अली मैंगल की आबादी से तकरीबन 2 मील दूर पहाड़ियों में एक खास जगह पर रुककर हमारा इंतजार करोगे। उसके बाद आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, हम तुम्हारी हदायत पर अमल करेंगे। शारिब ने जवाब दिया। अब मैं चलता हूँ। गुल रहमान कहते उठकर खड़ा हो गया और फिर पश्तून जबान में तूर खान और बादित खान को कुछ हदायत देने लगा और फिर सबको खुदाफिज कहते हुए रुखसत हो गया। बादित खान और तूर खान कुछ दूर तक उनके साथ चले गए थे। दोनों का समीना और शारिब बरामदे में कुर्सी पर बैठे बातें करते रहे। समीना अपने आप में एक अजीब सी सनसनीखेज सी कैफियत महसूस कर रही थी। वो कराची से समंदर के मिशन पर भी शारिब वगैरह के साथ थी, लेकिन वो बात और थी। इनके साथ गिने चुने लोग थे और किसी कदर मुहद्दब भी थे, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। कदम कदम पर खूनख्वार किस्म के कबाइलों से वास्ता था। 8 बजे रात का खाना खा लिया गया और फिर वो लोग अपनी तैयारियां करने लगे। शमीना ने कपड़े और दीगर चीजें बैग में पैक कर ली और फिर रात को ठीक 10 बजे वो लोग कांटे से रुखसत हो गए। उनका रुख ऊंचे पहाड़ों की तरफ था। तूल खान सबसे आगे था, उसके पीछे समीना वगैरह और आखिर में बादित खान था। वो एक तंग से रास्ते पर मुसलसल बुलंदी की तरफ चलते रहे और बिलाकर एक तकरीबन अमूदी ढलान पर उतरने लगे। उनके सामने नशेब में बसी हुई अरीज वादी थी, लेकिन उनका रुख वादी की तरफ नहीं था।
वो बाईं तरफ पहाड़ियों में एक तंग से रास्ते पर चलते रहे। बाज जगहों पर रास्ता कुशादा और वो पहलू बपहलू चल सकते थे, फिर बाज जगह पर उन्हें एक कितार में तंग सी दराड़ में से गुजरना पड़ता। 1 घंटे बाद वो एक कुशादा जगह पर पहुंच गए। तकरीबन 100 मुरब्बा फुट का एक मैदान सा था और चारों तरफ बुलंद चट्टानें थी। तूर खान ने उन्हें एक बड़े पत्थर के करीब रोक दिया और खुद आगे बढ़कर इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ गहरी तारीकी थी। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।